नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अशद और गुलाम के एनकाउंटर के ठीक 2 दिन बाद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी हत्या कर दी गई। दोनों को उस वक्त गोली मारी गई जब उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए कॉलविन अस्पताल ले जाया जा रहा था। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान हमलावरों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले 3 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में हम आपको अतीक अहमद की वो क्राइम कुंडली बता रहे हैं जिसने उसे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का माफिया डॉन बना दिया। 44 सालों के अपराध की पूरी कहानी महज 1 मिनट में खत्म हो गई। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद के से हत्या का आरोप लग चुका था। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिल गया। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसके बाद अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी सामने आया। वो इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई। मायावती शासनकाल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को लेकर कड़ी कार्रवाइयां हुई थी। यूपी में मायावती सरकार के दौरान अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। बसपा के दौर में अतीक का दफ्तर गिरवाने के साथ साथ उसकी संपत्तियां जब्त करवाकर उसे जेल भेजा गया था। मायावती के शासन में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं हुई बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गई। इस हमले और हत्याकांड को समझने के लिए हमें करीब 19 साल पीछे जाना होगा। देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। अतीक अहमद की आपराधिक कहानी का आगाज आज से 44 साल पहले 1979 में हुआ था। उस वक्त इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। बता दें कि अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया था। उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत धंधे में पड़ गया और रंगदारी वसूलने लगा। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने FIR दर्ज कराई थी। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया। खालिद अजीम को नामजद किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी। उसे अपनी जान का खतरा बताते हुए कोर्ट की सुरक्षा मिली थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गन दिए गए। विधायक राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। निराश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का फरमान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी।
करीब 3 साल विवेचना करने के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिवंगत विधायक राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ सहित अन्य लोग शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की साजिश, हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप तय हुए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी। मामले की सुनवाई को कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, इशरार अहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए थे। दरअसल इस हमले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजू पाल हत्याकांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली, अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों की गुनाही तय होती। पुलिस दोनों को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल ले जा रही। इसी दौरान 3 हमलावरों ने काफी नजदीक से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। पूछताछ में पता चला है कि अतीक और अशरफ की हत्या करने वाला लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है। अरुण मौर्य जो कि हमीरपुर का निवासी है, वहीं तीसरा आरोपी शनि कासगंज जनपद से है। पूछताछ में तीनों ने अपना यही पता बताया है और इसके बाद पुलिस इनके बयानों को वेरीफाई कर रही है। पुलिस के सामने तीनों आरोपियों ने बयान दिया है कि अतीक अहमद का पाकिस्तान से कनेक्शन था। उसने और उसके गैंग के लोगों ने तमाम बेकसूर लोगों की जांच में एक बात तो क्लियर हो गई है कि तीनों अतीक और अशरफ की हत्या के मकसद से ही प्रयागराज अतीक जमीन हड़पने के लिए हत्या करता था और विरोध में गवाही देने वालों को छोड़ता नहीं। उसका भाई अशरफ भी ऐसा ही करता था, इसलिए हमने दोनों को मार डाला। ये बयान शूटर्स के पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बड़ा माफिया बनना चाहते हैं, अपराधी को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस इनके बयानों पर विश्वास नहीं कर रही है, हर एंगल सेवा जांच कर रही है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद और अशरफ आरोपी थे। अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि अपराधियों पर पहले कहां-कहां और किस तरह के मामले दर्ज हैं। तीनों शूटर अलग अलग जिलों के हैं। इनकी आपस में कैसे पहचान हुई, क्या इनके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है? पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है। बता रहे हैं कि यह पुलिस को एक वहां से गाड़ी भी बरामद हुई है। गाड़ी नंबर हीरो होंडा की पुरानी गाड़ी CD 100SS बाइक दर्ज है, जिसे 3 जुलाई 1998 को कैश में खरीदा गया। क्या ये नंबर फर्जी तो नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। बाइक कहां से आई, किसकी है, इसकी जांच जारी है। इसके अलावा कैमरा कहां से लिया, फेक कैमरा है या कहीं से खरीद कर लाए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम के 5 अधिकारी मौके पर सबूत जुटा रहे हैं और मौके से रवाना हुए हैं। बाकी 3 बंदूक कारतूस मिले हैं। अतीक और अशरफ को धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर राजेश मौर्य की टीम मेडिकल के लिए ले गई थी। बता दें कि इस बीच से हमलावरों ने मीडिया के कैमरों के सामने ही अतीक और अशरफ को निशाना बनाया। मीडिया के सवाल पर अतीक ने कुछ ऐसा बोला और अशरफ ने कहा, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात DG, ADG और प्रमुख सचिव के साथ मीटिंग की। इस दौरान सीएम ने अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका ध्यान रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ न करें। साथ ही सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक के बाद सीएम ने 3 सदस्य जुडिशियल कमिश्नर न्यायिक जांच आयोग के गठन के भी निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 कालिदास मार्ग पर भी मौजूद रहेंगे। सीएम ने आज की सभी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया और कार्यक्रमों में बदलाव किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास पर किसी की भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वही हुई इस घटना के बाद पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ हत्याकांड में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की तरफ से भी बयान आया। बयान में कहा गया कि जब दर्जनों कैमरे और पत्रकारों के सामने अपराधी बेखौफ हो गए हैं, एक पूर्व सांसद आधा दर्जन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर एक चुनौती नहीं है? बता दें कि वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अतीक और अशरफ की हत्या पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में दोनों की हत्या उमेश पाल मर्डर की तरह ही यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट की स्वयं संज्ञान लेकर कार्यवाही करे तो बेहतर है।
यूपी में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित, ये सोचने वाली बात है। बताते चलें कि पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर कहा कि जब पुलिस के सुरक्षा घेरे में सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच डर का माहौल बन रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। वहीं इस घटना को लेकर एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि यूपी में सरकार बंदूक के राज से चल रही है, कानून के राज से नहीं। आज देश में न केवल मुस्लिम बल्कि हर भारतीय कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया, उनके हाथ स्थिर थे, उनकी निगाहें अतीक पर थी। इससे पता चलता है कि वे प्रोफेशनल मर्डरर हैं और यह एक कोड ब्लेडेड मर्डर है। इस घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। ओवैसी ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत को इस घटना को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। इस घटना की पूरी जिम्मेदारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। अगर उनमें नैतिकता है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। बता दें कि प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही है। यहीं आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को दफनाया जाएगा। इससे पहले कल शनिवार को अतीक अहमद के बेटे अशद को भी इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। अशद के शव को शनिवार की सुबह ही झांसी से प्रयागराज लाया गया था। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ को शूट करने वालों से पूछताछ में पुलिस को कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। आरोपियों ने प्रयागराज में रुकने के लिए होटल लिया था। वे वहां 48 घंटे उस होटल में रहे। अब पुलिस होटल के स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। जानकारी में पता चला है कि एक आरोपी हैंगिंग बैग लेकर आया था। वहीं बाकी सामान अब भी होटल में होने की संभावना है। पुलिस दूसरे होटलों में भी छापेमारी कर रही है। बता दें कि जब अशद के शव को दफनाया गया तो अशद की मां शाइस्ता परवीन भी असद के शव को नहीं देख पाई, क्योंकि वो फरार चल रही है और उन पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। इससे पहले पुलिस को इनपुट मिले थे कि शाइस्ता अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए जरूर आएंगी, लेकिन इसके लिए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का जाल भी बिछा लिया था। लेकिन शाइस्ता परवीन अपने बेटे का शव देखने के लिए भी नहीं पहुंची थी। इस खबर से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।